स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं और हमेशा अपडेटेड होते रहना चाहिए, है ना। तो कुछ न्यू तरीके से मैं आज आपको इस टॉपिक को समझाऊंगी और मतलब कुछ नई बातें भी बताऊंगी। ओके, तो हम कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को टेलीग्राम पर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ चैनल पर यूट्यूब पे भी सॉल्व कर लेंगे एक वीडियो में। तो आपका ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये क्यूटी पाई सा जो है छोटा सा छोटू मोटू स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इतना क्यूट तो नहीं होता है स्केलेटन, बट हाँ ठीक है, मुझे बहुत एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है ये टॉपिक पढ़ाने में, बिकॉज आई लव अनाटमी। और वैसे भी अनाटमी हो या होम साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक हो, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने में और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। आपको आज मैं याद करा दूंगी, एक एक बोन का नाम याद करा दूंगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, लव कीजिए अपनी बॉडी से, अपने बॉडी के ऑर्गन से, और उनको समझिए। जब आप उनके फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को समझने लगेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बट अगर आप उसको, वही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, रटेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा वो चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए लाइव चैट को, हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? स्केलेटन सिस्टम। तो व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? हम बहुत छोटे थे तब हम ये पढ़ते आ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर को क्या करता है। हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है ना। यदि अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारा जो शरीर है वो मांसपेशियों का एक लोथड़ा होता है। ऐसे करके पढ़ते हैं ना, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक लोथड़ होता केवल। तो हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेटन सिस्टम एक ढांचा प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कह सकते हैं जो आप चल फिर पाते हैं वो केवल स्केलेटन की वजह से नहीं, स्केलेटन और मसल्स दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से चल पाते हैं आप। भाई आपके शरीर की मांसपेशियां आपकी हड्डियों से ही तो जुड़ी हैं, तो हड्डियां मांसपेशियां दोनों एक साथ मूव करती हैं, तभी तो आप चल फिर पाते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। इसके अलावा ये हमारे आंतरिक जो अंग हैं, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इन सब को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, मतलब इन सब को प्रोटेक्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमें प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। बिल्कुल करता है भाई, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अंदर ही तो हैं हमारे स्केलेटन के। इसके अलावा ये हमें शेप देने में, स्ट्रक्चर देने में भी हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है, एकदम मतलब बेसिक चीज है कि भाई स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ते हैं, शरीर के तंत्र में हम इतने सारे तंत्र को पढ़ते हैं, तो एक कंकाल तंत्र भी जरूरी है पढ़ना, क्योंकि भाई हमारी बोन्स हमें स्ट्रक्चर देती हैं, चलने फिरने में हमें हेल्प कर पाती हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बोन्स हैं। क्लियर? इतनी चीज क्लियर है ना। अब स्केलेटन सिस्टम जो होता है बच्चे, वो दो तरीके का देखा जाता है। कैसा? एक तो होता है इंटरनल, ठीक है, हमारा कैसा है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसा है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। हमारी हड्डियां हमें बाहर दिखाई देती हैं कि अंदर दिखाई देती हैं? हमारा इंटरनल है, आंतरिक कंकाल तंत्र है हमारे पास, है ना। लेकिन कुछ जो है आपके जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका कंकाल उनके बाहर होता है। अब उसकी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग प्रॉपर बायोलॉजी के स्टूडेंट तो नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे कॉकरोच या टिड्डा या इन सब के बारे में पढ़ाऊं। तो हम बस इतना बस जान लेते हैं, आपने स्नेल्स वगैरह देखे होंगे, है ना, उनके स्केलेटन को देखा होगा। तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका स्केलेटन सिस्टम क्या है? बाहर है, बाहर की तरफ है। लेकिन हमारे ह्यूमंस में जो है स्केलेटन सिस्टम कहाँ है? अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। वो अंदर से हमें सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमें चलने फिरने में हेल्प करते हैं, हम चल फिर पाते हैं हमारे स्केलेटन की वजह से। ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज हो गई स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, फिर जब मैं ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ ना तो आप गलत कर देते हो, क्योंकि तब आप उस समय क्या होते हो, कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हो, गप्पे मारने में लगे रहते हो। तो गप्पे तो कोई नहीं मारेगा, स्पेशली मेरे चैट बॉक्स में तो कोई गप्पे नहीं मारेगा, सिर्फ और सिर्फ गॉसिप नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करेगा
और वो भी जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड, अदर कोई भी टॉपिक की बात हम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी होता है, दैट्स वाई मैं आपसे लाइव चैट में आपके साथ जुड़ती हूँ। चलिए, अब मैं क्या बता रही थी, स्केलेटन सिस्टम जो इसकी बेसिक यूनिट है, जैसे आप हर एक चीज की एक बेसिक यूनिट पढ़ते हैं, हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, सभी को पता है ना। ऐसे ही स्केलेटन की बेसिक यूनिट क्या है, बोन है। भाई बोन से बना है स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों से बना है, हड्डियों से बना है हमारा स्केलेटन सिस्टम, सभी को पता है। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम में कार्टिलेज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्टिलेज। अब ये भैया कार्टिलेज क्या भला है, बोन्स तो पता है मैम, कार्टिलेज क्या है। देखिए, बोन्स एंड कार्टिलेज आर सेम, कार्टिलेज और बोन्स दोनों चीजें सेम होती हैं। जब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बिल्कुल न्यू बॉर्न, नवजात बच्चा माँ की बॉडी से जन्म ले पाता है, बाहर आ पाता है, लेबर के टाइम पर, प्रसव के टाइम पर हमने पढ़ा है, तो बच्चे का जन्म होता है, माँ बच्चे को जन्म देती है। अगर हड्डियां, बोन्स मतलब बनी तो बोन्स की ही होती हैं, लेकिन उस समय हड्डियां कार्टिलेज की बनी होती हैं छोटे बच्चों में। अब डिफरेंस क्या है कार्टिलेज बोन्स में, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को। दोनों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, वी नो दैट। बट अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, कि हमारी हड्डियों में कठोरता कहाँ से आई, जैसे अब हम हैं, हम अडल्ट हैं, हमारी बोन्स बहुत हार्ड हो चुकी हैं, बट वहीं छोटे छोटे बच्चों की आप हड्डी देखिए, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनके पास हड्डियां भी ज्यादा होती हैं। इसके अलावा उनकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होती हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज की होती हैं उस समय। कार्टिलेज की वजह से ही बच्चा माँ के यूट्रस से बाहर आ पाता है, माँ की वजाइना से बाहर आ पाता है। अगर हार्ड बोन्स होंगी तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने, नेचर ने हमको ऐसा बनाया है कि शुरुआत में जो हड्डियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं। कार्टिलेज और बोन्स दोनों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, कि बोन्स के पास जो है कठोरता है, वो कठोरता कहां से आई, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको। हमारे पास बोन्स हैं, कार्टिलेज है, आपके पास आज भी कार्टिलेज है। कहां पर है, आपके कान में। आपके कान को, बाहर वाले कान को आप छुइए, आप उसे मोड़ सकते हैं, इधर उधर कहीं भी मोड़ सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपने कान को। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, जो बाहर वाला कान है आपका। समझ में आ रहा है, तो देखिए सॉफ्ट है कि नहीं है। वहीं आप अपने हाथ की हड्डी को छू के देखिए, देखिए वो कितनी कठोर है। छू के देखिए, टच करके देखिए, हंसिए मत, टच करके देखिए, है ना, तो देखिए वो कितनी कठोर है। तो ये हार्डनेस किसकी वजह से आई बोन्स में, ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं, हमारी हड्डियां जो हैं कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब में पूछा जाता है कि हमारी शरीर की हड्डियां किससे बनी होती हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कि हड्डियों में कठोरता क्या क्या कारण है, जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। ठीक, कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, तभी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां कार्टिलेज की होती हैं। उस समय उनकी हड्डियां हार्ड नहीं होती हैं। क्यों नहीं हार्ड होती हैं, क्योंकि उस समय कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट छोटे बच्चे की हड्डी में पाया जाएगा, न्यूबॉर्न की हड्डी में पाया जाएगा, तो वो माँ की बॉडी से बाहर कैसे आएगा, कैसे आएगा माँ की बॉडी से बाहर, फ्लेक्सिबल होके एकदम एकदम गुजुड़ मुजुड़ होके बच्चा माँ की वजाइना से बाहर निकलता है, पहले उसका सिर बाहर आता है। वो इसी वजह से, क्योंकि भगवान ने, नेचर ने जो है उस समय सॉफ्ट कर दी है बोन्स, कि भाई बाद में हार्डनेस आएगी, है ना। तभी छोटे छोटे बच्चों की फिर मम्मा क्या करती हैं, मसाज करती हैं, उनको बहुत अच्छे से मसाज दी जाती है। उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। नवजात शिशु में कितनी हड्डी पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी अभी आपसे लेटेस्ट पूछा है टेलीग्राम पर। तो 300 हड्डी पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी हड्डियां कई खंडों में होती हैं, उनकी एक एक हड्डी कई कई खंड में विभाजित होती है, एकदम एक जैसी नहीं होती। इसीलिए नहीं होती क्योंकि वही उनको बाहर आना है, एक तो पहली बार शरीर से बाहर आना है, और वो बहुत छोटे होते हैं। धीरे धीरे करके आपका शरीर मैच्योर होता है, धीरे धीरे करके शरीर में हार्डनेस आती है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि बोन्स जो है, हड्डियां जो है वो किस किस की बनी हुई हैं। आपके हमारे शरीर में 2 तरीके की हड्डी पाई जाती है, एक तो बोन्स तो है ही, इसके अलावा कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज और बोन्स में क्या डिफरेंस है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बोन्स आपकी हार्ड होती हैं। हार्डनेस क्यों आ जाती है बोन्स में, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ जाती है कठोरता हमारी बोन्स में। क्लियर है। इसके अलावा वो दोनों जो है कैल्शियम फॉस्फेट के ही बने होते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट करेंगे आप,
छोटे बच्चों में आपके जो न्यूबॉर्न होते हैं, नवजात जो बच्चे होते हैं, उनमें 300 हड्डी पाई जाती हैं। ठीक है, धीरे 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 करके मालिश वगैरह करके खूब मसाज दी जाती है बच्चों को। 2-3 साल तक तो खूब मसाज देना चाहिए, एटलीस्ट 1-1.5 साल तक तो हर पेरेंट्स देते ही हैं। बाकी 2 साल तक, 2.5 साल तक आपको बच्चे को खूब अच्छे से मसाज देनी चाहिए, हाथों में, पैरों में। उससे उनकी हड्डियों में क्या आता है, मजबूती आती है। मालिश वगैरह करते हैं धीरे धीरे करके। चाइल्डहुड तक आते आते बच्चों की हड्डियां कितनी हो जाती हैं, 208 हो जाती हैं स्टूडेंट। कितनी हो जाती हैं, 208। और फिर एडोलेसेंस तक आते आते, किशोरावस्था तक आते आते कहते हैं परिपक्वता अच्छे से आ जाती है, बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, हाइट वगैरह जितनी बढ़नी होती है सब कुछ हो जाता है। तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती हैं, 206। कितनी हो जाती हैं, 206। तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में, या नॉर्मल पूछा जाता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206। अगर ऐसे पूछ ले नवजात शिशु में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो न्यू बॉर्न बच्चे में कितनी हड्डी पाई जाती है, 300 हड्डी पाई जाती है। बाल्यावस्था में आपकी हड्डियों की संख्या हो जाती है 208। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अच्छा, आप एक चीज और नोट करेंगे सब बच्चे, कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स और कार्टिलेज का बना है हमारा कंकाल तंत्र, जिसमें नंबर ऑफ, अब हम मेच्योर हो गए तो हमारी सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है हमारे शरीर में, बोन्स की। ठीक है, और बोन्स में आपके ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बोन्स में आपके ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि वही अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज की, तो वो कांड्रिन प्रोटीन का बना होता है। कार्टिलेज कांड्रिन एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कार्टिलेज कांड्रिन, कार्टिलेज कांड्रिन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और बोन्स, ओन्स, ओसीन, बोन्स, ओसीन, बोन्स, ओसीन। बोन्स में ओन्स की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ओसीन प्रोटीन का बना होता है बोन्स। मतलब बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कांड्रिन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप लिख लीजिए। क्लियर है गाइस, एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? फटाफट सब बताएंगे, क्लियर ना? अब आगे बढ़े। आपने स्केलेटन सिस्टम समझ लिया, स्केलेटन की बेसिक यूनिट समझ ली, आपने जान लिया कि हमारा शरीर बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन्स, ओन्स, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि भाई नवजात शिशु में कार्टिलेज की बनी होती हैं हड्डियां, उस समय हार्डनेस नहीं होती क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। धीरे धीरे बच्चे का बॉडी मिच्योर होना स्टार्ट करती है, फिर उनकी हड्डियां भी स्ट्रांग बनने लगती हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए देखिए, ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज देख लीजिए आप लोग, दैट्स वाई मैंने पिक्चर ऐड किया है। ये चीज जो आपकी, ये जो व्हाइट पोर्शन, ऐसे देखो, ऐसे बोन्स होती हैं, ये 2 बोन्स हैं। ठीक है, तो इसके जो ये बीच वाला भाग होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। तो जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, भाई मैं तो नहीं खाती, मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो यही सब चीज खा लेते हैं, और जो हड्डी होती है वो फेंक देते हैं। ये जो बोन वाला हिस्सा होता है वो फेंक देते हैं, है ना, जो लोग खाते हैं नॉनवेज। क्योंकि बोन तो हार्ड होती है, वो तो खाते नहीं है, उसको तो फेंक देते हैं। लेकिन बोन्स में जो आगे ये आपके ये वाला हिस्सा लगा होता है बोन्स में, ये यहाँ पर लगा होता है स्पेशली, ये दिख रहा है ना आपको व्हाइट कलर का पोर्शन, ये कार्टिलेज होता है। क्लियर है, ये मतलब सॉफ्ट हिस्सा है यहाँ पर, तो इसको वो लोग खाते हैं, बाकी बोन्स को फेंक देते हैं। ये तो बात रही कार्टिलेज की। इसके अलावा देखिए, बोन्स में एक ये फ्लूइड पाया जाता है, स्नावियल फ्लूइड जो होता है, साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोल दिया था मैंने अभी, स्नावियल साइनोवियल फ्लूइड सॉरी गाइस, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। इसके बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, आपको बताऊंगी जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, ये जिसमें पाया जाता है वो आपके साइनोवियम कहलाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ना, ये बोन्स के बीच में होता है, और ये स्पेशली बोन्स को, जहां पर आपकी मूवेबल बोन्स होती है, मतलब जहां पे आपकी बोन्स ऐसी होती हैं जो मूव कर पाती हैं। कौन कौन सी बोन्स आपकी मूव कर पाती हैं, मतलब चल फिर पाती हैं, या आप इन्हें हिला ढुला सकते हैं, अपने हाथ की, अपने पैर की। लेकिन क्या आपने कभी अपने सिर की हड्डी आप हिला सकते हैं, खोपड़ी, स्कल की हड्डी आप हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते, क्योंकि वो ऐसे जॉइंट से बनी हुई होती हैं कि वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मतलब अचल, जिन्हें आप बोलते हैं अचल जॉइंट्स, जो कभी चल नहीं सकते, कभी हिल नहीं सकते अपनी जगह से। तो वो मैं आपको जॉइंट्स में समझाऊंगी, तब मैं आपको ये साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है स्पेशली वहां पे पाया जाता है जहां पर जो आपके हड्डियां होती हैं वो मूव कर सकती हैं, जैसे आपके हाथ की हड्डी, आपके आर्म्स में, है ना, इस जगह पर ये फ्लूइड भरा होता है 2 हड्डियों के बीच में। इसके बाद मैं जब आपको जॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी।
चलिए फिलहाल आपने कार्टिलेज समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, ये आ गए स्केलेटन सिस्टम में, हम आ गए बोन्स पे। ये मैंने क्यों लगाया है इमेज और क्यों क्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ, आप समझिए। बताइए, स्केलेटन सिस्टम आपके बोन से बना हुआ है। एक चीज आप पढ़ते हैं हमेशा कि हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्या पाया जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी बनती है। किधर पाया जाता है हड्डियों में बोन मैरो? कोई मुझे बताएगा? ये शेप आपके सामने है, कोई मुझे बताएगा कहाँ बनता है बोन मैरो? मतलब किधर है बोन मैरो? हड्डी के अंदर है, हड्डी के बाहर है, किधर है बोन मैरो? इसलिए मैंने ये चीज लगाई है, मैं आपको आज ये चीज समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। बताइए भैया कहाँ है बोन मैरो? देखिए मैं बताती हूँ, इस ध्यान से सब देखेंगे। हमारी बोन का कुछ ऐसे ही शेप होता है, कुछ इसी तरीके की शेप होती है। ये शेप किसकी वजह से आती है बोन्स में? ये मैंने आपको जब पैराथायरॉइड पढ़ाया था तब समझाया था। पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला जो पैराथॉर्मोन होता है, वही हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा थायराइड से आपके कैल्सिटोनिन निकलता है, T3 T4 भी निकलते हैं थायराइड से। एक और हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन, वो भी रेगुलेट करता है। वो दोनों रेगुलेट करते हैं। पैराथॉर्मोन कैल्शियम का लेवल कम होने पर उसको बढ़ा देता है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। ये दोनों मैंने आपको पैराथायरॉइड में पढ़ाए थे, ठीक। ये जो शेप आती है सुंदर सी हमारी हड्डियों में, ये ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से आती है। किसकी वजह से? ऑस्टियोक्लास्ट खच 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 खाते रहता है हमारी बोन को, हमारी बोन को खाते रहता है। खाते रहते से मतलब वो ऐसी शेप सुंदर सी देते रहता है। वरना आपकी बोन ऐसी गोल भी हो सकती थी, किसने मना करा? ऐसी गोल हो सकती थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को कुछ एक शेप चाहिए था। अलग अलग तरीके के डिजाइन की बोन्स चाहिए हमारी बॉडी में, अलग अलग तरीके की बोन्स है ना। लगभग शेप ऐसा ही होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बोन्स होती हैं अलग अलग जगह पे जुड़ने के लिए। दैट्स वाई ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, दो तरीके की बोन्स में सेल्स पाई जाती हैं। ये बात भी मैंने आपको पैराथॉर्मोन में बताई थी, मैं यहाँ फिर बताती हूँ। देखिए, ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं बोन्स की सेल, ये आपके हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं। किसमें सहायक होती हैं? हड्डियों के निर्माण में। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। सब ध्यान रखेंगे इस चीज को, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी होती है ऑस्टियोक्लास्ट, खच 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 खाने वाली, लाइक दिस। जैसे ये आपने देखा नहीं होगा, पोका टाइप का इस तरीके से खाता रहता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती हैं? ये आपके हड्डियों को ऐसे शेप देती रहती हैं, खाती रहती है। इट मीन्स ये बोन्स में से क्या रिलीज करती रहती हैं? कैल्शियम रिलीज करती रहती हैं। क्या रिलीज करती रहती हैं? कैल्शियम। क्योंकि आपके शरीर का 90%, बल्कि आप समझ लीजिए 90% कैल्शियम जो है वो आपके शरीर का आपके बोन्स में जाकर के डिपॉजिट होता है। किस में डिपॉजिट होता है? बोन्स में। क्योंकि कैल्शियम की जरूरत किसको है? हड्डियों को है। मजबूती किसको चाहिए? हड्डियों को चाहिए। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या बना है? हड्डियां बनी है, बोन्स बनी है। तो 90% से ज्यादा आपकी बॉडी का कैल्शियम आपकी हड्डियों में स्टोर होता है, ठीक है। जब हड्डियों का निर्माण हो रहा है तो ऑस्टियोसाइट कर रही है, मैच्योर सेल होती है वो आपके बोन्स की। और जब कभी भी आपके बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं, जो ये बोन को शेप देती रहती हैं, खाती रहती हैं, यही कैल्शियम खा खा के बॉडी से रिलीज करती रहती हैं। वो मैंने आपको पैराथायरॉइड में समझाया है कि कैसे पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पैराथायरॉइड वाला वीडियो आप जरूर देखना। देखो, जब आप सारे सिस्टम को समझ पाओगे ना, तब आप अपनी ह्यूमन बॉडी को समझ पाओगे, सारे सिस्टम को। क्योंकि ये सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं। हमारी बॉडी में अगर हमें नींद आती है तो सारे सिस्टम सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है बोन्स या हड्डियां कहने लगे हम तो भैया नहीं सोएंगे, हम तो जो है खड़े ही रहेंगे भले ही तो मैं कितनी नींद आती रहे। या ऐसा नहीं है कि ब्रेन कहेगा नहीं मैं तो सोने ही नहीं दूंगा। पाचन तंत्र कहेगा नहीं हम तो भैया काम अपना करते रहेंगे, पचाते रहेंगे, पूरा टाइम पचाते रहेंगे खाना, या कुछ भी। ऐसा नहीं है, सारी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करती है, तब हमारा बॉडी जो है सिस्टम चल पाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अब आप समझेंगे बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, ठीक। देखिए, ये आपकी बोन है। बोन में ये जो आपके ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो मुड़ा हुआ सा पार्ट है, इसको आपके एपीफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। सब मेरे साथ लिखेंगे, ऐसे हड्डी बना लो अपनी कॉपी में और लिखो, एपीफाइसिस बोलते हैं।
क्यों लिखेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता तो होना चाहिए आप लोगों को कि भैया रेड बोन मैरो पाया कहाँ जाता है और कितने बोन मैरो पाए जाते हैं हमारी बोन्स में। इसलिए आपको ये बनाना है और लिखना है, बिकॉज आप स्टूडेंट्स हैं, टीजीटी पीजीटी के आप आने वाले टीचर हैं, बन जाओगे टीचर तो अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे पता तो होना चाहिए, तभी तो पढ़ाओगे। बच्चे ने पूछ लिया मैम किधर रेड बोन मैरो पाया जाता है या किधर बोन मैरो पाया जाता है वो तो बताओ, तो कहोगे दिव्या मैम ने तो बताया ही नहीं, तो बता देती है दिव्या मैम, फिर अपने बच्चों को बताना जाके, है ना। क्या कहलाता है ये वाला हिस्सा? एपिफाइसिस। क्लियर? ये जो हिस्सा है आपके, ये वाला, ये जो लॉन्ग हिस्सा है ये वाला, ये आपके कहलाता है डाई एपिफाइसिस। लिखिए, डाई एपिफाइसिस लिखो, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये जो ये वाला हिस्सा, ये जहां से जुड़ रहा है, ये जो बीच ये वाला हिस्सा है ना, ये स्पेशली फिर से बताती हूँ, ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाया? एपिफाइसिस। ये लंबा वाला हिस्सा क्या कहलाया? डाई एपिफाइसिस। अब ये एपिफाइसिस और ये डाई एपिफाइसिस जहां पे जुड़ रहे हैं, ये जो चीज है ये वाला, ये हिस्सा आपके कहलाता है मेटाफाइसिस। क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस। लिख लीजिए, मेटाफाइसिस। क्या कहलाता है? मेटाफाइसिस। क्लियर? इतना लिख लिया सबने लिख लिया। अब जो बोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये अंदर से खोखली होती हैं, यहां पर आपके अच्छी खासी जगह होती है खोखली, ये बीच में, यहाँ इस लंबे वाले भाग में, ठीक है, खोखली होती हैं हड्डियां। समझ में आ गया आपको? कैविटी होती है, यहाँ पर पाई जाती है। इस कैविटी को मेडुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरा कैविटी, सॉरी, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेडुलरी कैविटी। समझ में आ गया? ये जो बीच का हिस्सा है खोखला है, ठीक, मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो एपिफाइसिस वाला भाग है, ये जो एपिफाइसिस वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये थोड़ा सा पोरस होता है। पोरस मतलब इसमें छेद से होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यही होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है यहाँ पर? रेड बोन मैरो। अब कहोगे मैम आप रेड बोन मैरो क्यों बोले? क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर होता है येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो होता है? येलो बोन मैरो, ठीक है। ये येलो बोन मैरो वसा की एकदम से आप समझ सकते हैं एक तरीके से फैट डिपॉजिट है। यहाँ पर क्या डिपॉजिट है? फैट डिपॉजिट है, ठीक, बीच वाले हिस्से में, जो कि मेडुलरी कैविटी है। इस कैविटी में क्या डिपॉजिट है? फैट डिपॉजिट है। और ये जो एपिफाइसिस वाला भाग है हड्डी का, ये जो एपिफाइसिस वाला भाग है, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोरस है। पोरस है मतलब छेद है। क्यों? क्योंकि यहीं पर रेड बोन मैरो है, और रेड बोन मैरो तो आपको पता ही है, लाल अस्थि मज्जा किसके लिए जरूरी होता है? लाल अस्थि मज्जा आपके लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये येलो बोन मैरो किस में हेल्प करता है? जब कभी भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, बॉडी से बहुत ब्लड लॉस हो गया, तो बेचारी अकेली रेड बोन मैरो उतना ब्लड नहीं बना पाती हैं, है ना। तब ये जो येलो बोन मैरो होता है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये रेड बोन मैरो में चेंज हो जाता है, और ये भी आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? बट कब करता है ये आरबीसी बनाने में हेल्प? जब कभी भी आपके शरीर में या तो बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, ब्लड का बहुत ज्यादा बॉडी से लॉस हो गया। तो अब समझ में आया आपको ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? ब्लड का निर्माण आपने पता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? कहाँ है बोन मैरो? रेड बोन मैरो यहाँ है। रेड बोन मैरो इस पोरस भाग में होता है, आपकी हड्डियों के अंदर होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। वो भी कहाँ होता है? एपिफाइसिस वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? एपिफाइसिस वाले पार्ट में होता है। कैसे होता है एपिफाइसिस वाला पार्ट? पोरस होता है। पोरस मतलब थोड़े थोड़े छेद होते हैं उसमें, और इस छेद में ही आपके रेड बोन मैरो होता है। कौन सा बोन मैरो होता है? रेड, लाल अस्थि मज्जा होता है, और यही लाल अस्थि मज्जा आपकी लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कार्पल्स को बनाने में, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। एम आई क्लियर और नॉट? फटाफट बताइए। सबको क्लियर हुआ? समझ में आया कहाँ होती है अस्थि मज्जा? समझ में आया? अब अगर मैं पूछूं क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम पर या अपनी कम्युनिटी टैब पर
कि अस्थि मज्जा हड्डी में पाई जाती है, सबको पता है। रेड ब्लड सेल्स हड्डी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओगे? एपिफाइसिस में, डाई एपिफाइसिस में, या फिर आपके मेटाफाइसिस में? किस में पाई जाती है? एपिफाइसिस में। एपिफाइसिस वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट जो है आपके, ये जो घुमावदार पार्ट है, ये आपके एपिफाइसिस पार्ट है। क्लियर हो गया? इसी में आपके रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा आपके लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, और येलो जो है वो आपके कहाँ पाया जाता है? इस बीच वाले भाग में आपके पाया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या होता है? मैंने आपको बताया सेल होती है। कौन सी? जो आपके बोन्स की मैच्योर सेल है उसका क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट्स, जो बोन के निर्माण में सहायक हैं, वो यहीं पर होती हैं। और ये सब जगह जो ये आपके इस, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, ये जो आपके ये बन गई कैविटी, इस कैविटी के बाहर यहाँ पे सब जगह आपके कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है। ये सब कैल्शियम डिपॉजिट होता है यहाँ पर पूरे में। और यहीं पर आपके पड़ी होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या पड़ी होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स, जो आपके हड्डी के निर्माण में सहायक होती हैं। इसके अलावा एक और सेल पाई जाती है बोन्स में, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो आपके किस में निर्माण होती है? जो कि बोन को खाने का काम करती है, मतलब बोन में से कैल्शियम रिलीज करने का काम करती है। समझ में आ रही? और बोन में कैल्शियम डिपोजिशन का काम कौन करता है? ऑस्टियोसाइट करती है। ऑस्टियोसाइट हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं। इतनी चीज सबको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस इज बोन एनाटमी। जो मैंने पढ़ाया वही चीज है। देखिए, सबको दिख रहा है? क्लियर है? देखिए, ऊपर वाला भाग एपिफाइसिस बोला जा रहा है। मैंने बताया था ये बीच वाला भाग जहां से ये लंबा वाला पोर्शन जुड़ता है, मेटाफाइसिस होता है। ये डायफाइसिस है, ठीक है। और ये देखो स्पॉन्जी बोन है। क्यों है स्पॉन्जी बोन? क्योंकि जरूरी है स्पॉन्जी बोन होना। ये वाला हिस्सा जो है आपके स्पॉन्जी होता है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, क्योंकि यहीं पर आपके रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो। और देखिए ये मेडुलरी कैविटी लिखा है, मेडुलरी कैविटी ये वाले हिस्से में होती है। और यहाँ पे येलो बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके? येलो बोन मैरो पाया जाता है। ये पिक्चर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, मैं भी भेजूंगी, जब PDF भेजूंगी तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपने आज तक ये पढ़ा होगा कि अस्थियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है। किधर अस्थि मज्जा पाया जाता है? आज आप समझ गए कि अस्थि मज्जा जो है, बोन मैरो जो है, वो कहाँ पर पाया जाता है? बोन्स के अंदर पाया जाता है। और दो तरीके के बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो कोई काम नहीं करती। कोई काम से मतलब येलो बोन मैरो आपके रक्त निर्माण में सहायक नहीं होती हैं। रक्त निर्माण में रेड ब्लड सेल्स ही सहायक होती हैं, सेल्स नहीं, आपके लाल अस्थि मज्जा ही सहायक होता है। समझ में आ रहा है? ये लाल अस्थि मज्जा जो यहाँ एपिफाइसिस में पाया जाता है, पीला अस्थि मज्जा नहीं काम करता है। बट जब कभी आपकी बॉडी में बहुत रेयर कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन जहां पे शरीर का बहुत रक्त क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है, तब जो है आपके पीला अस्थि मज्जा भी हेल्प करता है लाल अस्थि मज्जा के साथ मिलके ब्लड के निर्माण में। हालांकि नॉर्मली येलो बोन मैरो से कोई भी काम नहीं होता है। सारा काम कौन करती है? ब्लड के प्रोडक्शन में कौन सा बोन मैरो हेल्प करता है? रेड बोन मैरो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम आ गए हैं स्केलेटन सिस्टम के डिवीजन पर। स्केलेटन सिस्टम को स्टूडेंट दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। चलिए समझाती हूं मैं। देखिए, दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक्सियल को बोलते हैं हिंदी में अक्षीय कंकाल तंत्र। ये आपका स्कल, आपकी रिब्स, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये मिलके जो अंदर वाली हड्डियां होती हैं, स्कल मतलब पूरा खोपड़ा, चेहरा, कान, नाक, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, जिसमें आपके ब्रेन रहता है। ब्रेन आपके किस में रहता है? स्कल में रहता है ना। और पूरे वर्टिब्रल कॉलम, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें क्या रहती है? स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो वो पूरा हिस्सा। इसके अलावा ये रिब्स क्या होता है? एक जाल जैसा होता है जिसके अंदर आपके लंग्स, फेफड़े, किडनी, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। मतलब पूरा आंतरिक अंदर का जितना भी जो हिस्सा है जो कवर करता है, वो आपके एक्सियल स्केलेटन करता है। और अपेंडिकुलर क्या करता है? अपेंडिकुलर एक्सट्रीमिटीज को करता है। अपेंडिकुलर जो शब्द है, इसको हिंदी में आपके उपांगी कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपांगी। अपेंडिकुलर शब्द जो है वो अपेंडेज से आया है स्टूडेंट्स। कहाँ से आया? अपेंडेज। एक सेकंड में लिखती हूं, अपेंडेज से आया। अब अपेंडेज का मतलब क्या होता है? अपेंडेज इन बायोलॉजी में ऐसे शब्द को बोला जाता है जो आपके बाहर की तरफ निकल रहे हो, शरीर में बाहर की तरफ निकल रहे हो, उन ऑर्गन्स को बोलता है। तो शरीर में बाहर की तरफ क्या है? आपके हाथ और पैर।
क्या है, आपके हाथ हैं और पैर हैं। आपके हाथ बाहर की तरफ है, बाकी आपकी पूरी बॉडी एक जैसी है। आपके पैर भाई बाहर की तरफ है, आपके हाथ बाहर की तरफ है। तो हाथ और पैर आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में चले जाते हैं, जबकि एक्सियल, देखो डायग्राम से साफ आपको क्लियर हो रहा होगा, जो ब्लू वाला पोर्शन है, जितना भी ब्लू वाले पोर्शन में क्या क्या आ रहा है, आपका पूरा खोपड़ी, पूरी स्कल आ रही है, इसके अलावा पीछे रीढ़ की हड्डी आ रही है और रिप्स आ रही है। रिप्स मतलब पसलियां आ रही हैं, ठीक है। रिप्स जिससे जुड़ी होती हैं, ये एक ही बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। अभी मैं बताऊंगी, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो टोटल 126 हड्डियां मिलके आपके क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। कितनी बनाती हैं, सॉरी गलत 80 हड्डियां मिलके क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। एक्सियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र बनाती हैं, ठीक। जबकि अपेंडिकुलर में कितनी चली जाती हैं, 126 हड्डियां। कितनी होती हैं, 126 हड्डियां। दोनों को जोड़ लीजिए, 206 हो गई होंगी। जोड़ लीजिए, हो गई 206 कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर आपके दो तरीके के कंकाल तंत्र में डिवाइडेशन कर देते हैं जब पढ़ते हैं तब। क्यों कर देते हैं, आंतरिक जितने भी हैं, जितना भी अंदर का है वो आपके एक्सियल कहलाता है, अक्षीय कहलाता है। और बाहर की तरफ जो निकल जाता है, बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे हाथ और पैर, वो आपके अपेंडिकुलर में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कितनी टोटल हड्डियां होती हैं आपके, 80। कितनी होती है, 80। अब देखिए एक्सियल में क्या क्या आता है आपके, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में लिखिए आप, एक्सियल में क्या क्या आता है। देखिए एक्सियल में आपके आएगा स्कल, स्कल, ठीक है, स्कल, जिसको आप खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी, सिर, हेड, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके आएगा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। लिखिए रीढ़ की हड्डी, ठीक। तीसरा आप लिखिए रिप्स, रिप्स लिखिए, रिप्स, रिप्स में ही आपके स्टर्नम है। तो अब आप यहाँ पे नंबर लिखिए, जहां पे आपने स्कल लिखा होगा उसमें लिखिए 29 बोन्स। कितनी होती हैं, 29 बोन्स। स्कल में लिखिए कितनी होती हैं, 29 बोन्स, ठीक। ये रिप्स और ये स्टर्नम मिला के टोटल होती है 25 हड्डियां। लिखिए भाई, 12 12 24 तो रिप्स ही होती हैं, 12 जोड़ी पेयर तो होते हैं रिप्स में, तो टोटल कितनी हुई, 24, और एक स्टर्नम को मिला के कितनी हो गई, 25 हड्डियां। अभी मैं सब आगे पूरे एक एक अलग अलग डायग्राम से समझाऊंगी, तो चिंता मत करें। और लास्ट होगी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आप लिखिए 26 हड्डियां। देखिए भाई, यहां पर जो है बचपन में 33 होती हैं, लेकिन अडल्ट तक आते आते आपकी हड्डियां जो है वो कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं। तो ये एक आप याद रखेंगे कि रीढ़ की हड्डी में शुरुआत में कितनी हड्डी होती है, नवजात बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, 33, लेकिन आपके वयस्कों में कितनी होती हैं, 26 होती हैं। ये आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी ये चीज आपको पढ़ाई हुई है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप हिंदी में रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, कशेरुक दंड के नाम से जानते हैं। इसी मेरुदंड के अंदर आपके रहती है कशेरुक रज्जू, ये है कशेरुक दंड। इसके अंदर रहता है मेरु रज्जू, ये है मेरुदंड। मेरु रज्जू, कशेरुक रज्जू आपके स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी है आपका, सेकेंड ब्रेन। फर्स्ट ब्रेन क्या है आपका, ब्रेन। क्लियर, समझ में आ गया, जोड़ लिया। कितनी हड्डी हो गई, फिर से देखिए, स्कल में कितनी है, 29 हड्डी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है टोटल, 29। अभी मैं बताऊंगी, मैंने कल आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, जब आप स्कल में से कान की हड्डी को अलग कर देते हैं और हायोइड को अलग कर देते हैं, तो आपके 22 हड्डी बचती हैं। तो ये एग्जामिनर पे है, वो आपसे कैसे पूछ रहा है। हालांकि जो स्कल है इसमें आपके कान की हड्डी, चेहरे की हड्डी, कपाल और हायोइड, ठीक है, कपाल जिसको आप बोलते हैं क्रेनियम, इन चारों को जोड़ के आपके स्कल बनता है, 29 बोन्स होती हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, कान की हड्डी हटा देते हैं और हायोइड हटा देते हैं। अभी मैं सब दिखाऊंगी, कोई चिंता नहीं करेगा। तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है, 22 हड्डी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ध्यान रखना। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैम दोनों अगर दे दिए 29 और 22 तो क्या करेंगे, तो वो बेवकूफ है एग्जामिनर। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि ऐसा जो एग्जामिनर होगा वो कर नहीं सकता कि 29 भी दे दे और 22 भी ऑप्शन में दे दे। तो कोई भी ऐसा नॉनसेंस का सवाल मुझसे नहीं पूछेगा कि अगर मैम दोनों दे दिए हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों दे दिए तो फिर एग्जामिनर क्या है, मतलब फिर तो वो महान आदमी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर सोच समझ के देते हैं। अगर वो 29 आपसे ऑप्शन में, जैसे मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो एक में 29 ऑप्शन था, एक में 22 ऑप्शन था। अभी मैं बताऊंगी आपको। क्लियर, 29 हो गई। अब रिप्स की जोड़ो कितनी हो गई, 25,
भाई रिब्स में 24 होती हैं, एक स्टर्नम के साथ 25, और वर्टिब्रल में कितनी हो गई? 26। जोड़िए 80 हड्डी हो गई कि नहीं? 80 हड्डी हुई कि नहीं? जोड़िए सब फटाफट से। हो गई 80 बोन्स, 80 बोन्स हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल देखेंगे सब। ये देखिए इन सब से मिलता है आपके स्कल। ये है स्कल में इतनी हड्डी आपके स्कल में पाई जाती हैं, जिसमें क्रेनियम, क्रेनियम तो सबको पता है, क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम क्या होता है? मैंने आपको माइंड जब पढ़ाया है, ब्रेन, तो आपको दिखाया ना, क्रेनियल ढक्कन जैसा होता है जो आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को सपोर्ट करता है। भाई ये जो हमारे, जिस पे आप अपना सिर छू के देखिए, ये जो हार्ड वाला पोर्शन है, ये क्या? ये क्रेनियल है, ठीक है? इसके अंदर है हमारा दिमाग। ये चीज तो सबको पता है ना? तो क्रेनियल में कितनी हड्डियां होती हैं आपके? 8 हड्डी होती हैं। अब देखिए टीजीटी वालों के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन पीजीटी वाले सुन लीजिए। ये देखिए क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स में आप देख लीजिए आपके कौन कौन सी बोन होती है। अपना माथा छुएंगे सब, जो माथा छुएंगे सब, ये बोन कहलाती है फ्रंटियल बोन। कौन सी कहलाती है? फ्रंटियल बोन। अपना सिर ऊपर छुएंगे, जहां पर आपको आशीर्वाद देते हैं आपके पेरेंट्स, आपके सिर पे हाथ रखते हैं, उस बोन को बोलते हैं आपके पैराइटल बोन्स। कौन सी बोलते हैं? पैराइटल बोन्स। तो पेरेंट्स कहाँ आशीर्वाद देते हैं? सिर में ऊपर। ये पैराइटल, ये 2 होती हैं, एक दाएं एक बाएं, ठीक। पीछे होती है आपके ऑसिपिटल। कौन सी होती है? ऑसिपिटल। साइड्स में आपके बिल्कुल साइड में कान के ऊपर वाली हड्डी होती है टेम्पोरल। तो एक इस साइड, एक दूसरी साइड, 2 होती हैं, ठीक है। एक होती है इथमोइड, एक होती है स्फेनोइड। इथमोइड, स्फेनोइड, एक एक हड्डियां होती हैं। तो टोटल आपके 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? 8 हड्डियां। तो क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? 8। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, ऐसे ऑप्शन दे के पूछेगा कि भाई कपाल में कितनी हड्डी होती है, क्रेनियम को हिंदी में कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल, जिसमें आपके ब्रेन सुरक्षित रहता है। कितनी हड्डी होती है आपके क्रेनियम में? 8 हड्डियां, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं फेस पे। फेस पे कितनी हड्डी होती है? 14। भगवान ने हमारे फेस पे कितनी हड्डी दी है? 14। तभी वो गाना है 14वीं का चांद है। तो वो 14वीं का चांद यहीं से है, ठीक है, क्योंकि 14 हड्डी है मुंह में, दैट्स वाई 14वीं का चांद है। याद रहेगा सबको। अब 14वीं का चांद क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेस पे कितनी हड्डियां हैं? 14। तो ये हैं आपके फेशियल बोन्स। कितनी है? 14। ये सब देख लेंगे। नेजल, लैक्रिमिलर, जो आपको ये मैक्सिला, ये जो पीजीटी वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, उनसे हो सकता है बोन्स से क्वेश्चन पूछ ले, भाई फेशियल बोन्स में नाम दे के पूछ ले, तो वो आप याद करेंगे, ठीक। टीजीटी वालों के लिए ये सब याद करना जरूरी नहीं है, एक एक हड्डी का नाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट हड्डी का नाम याद करना जरूरी है, वो मैं बता दूंगी। इतना बस आपको याद रखना है कि स्कल में, आपके खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 होती हैं क्रेनियल में, कपाल में, 14 होती हैं आपके फेस में, और 3 होती हैं आपके कान में। सबको पता है ये 3 हड्डी कहाँ होती हैं? ये ईयर बोन होती हैं, ईयर ऑसिकल बोलते हैं इसको। मेलस इनकस स्टेप्स, क्या बोलते हैं इसे? मेलस इनकस स्टेप्स। और एक होती है आपके हायोइड बोन, ये होती है हायोइड बोन स्टूडेंट, ये गले में होती है। ये देखिए ये बटरफ्लाई, ऐसे एल शेप होती है, सॉरी बटरफ्लाई तो नहीं, ऐसे यू शेप बोलेंगे, एल भी नहीं है, यू शेप जैसी बोन होती है। ये अकेली एक ऐसी बोन होती है जो बॉडी के किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये टंग से जुड़ी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। इसका हिंदी में भी एक नाम है, इसको हिंदी में शायद आपके कंठिका हड्डी बोलते हैं, नेक बोन भी बोल देते हैं कुछ लोग इसे। ये आगे की तरफ आपको मिलेगी देखने के लिए, और ये आपकी जीभ से जुड़ी होती है। क्लियर? अब देखिए अलग अलग देखेंगे सब। ये देखिए ये कौन सी बोन्स है आपकी? क्रेनियल बोन्स। 8 कहाँ होती हैं? आपके कपाल में। इसी कपाल के अंदर आपके क्या है? यहीं पर हमारा ब्रेन है। क्लियर? सबको पता है। आगे चलिए, 14 कितनी हो गई आपकी? फेशियल बोन। 14 कितनी होती है आपके? फेशियल। आपके चेहरे में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी। तो सब अलग अलग भी याद रखनी है और साथ में भी याद रखनी है। अब देखिए ये है आपके हायोइड, ये देखिए ये दिख रही है रेड कलर की बोन, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये नहीं होती है हायोइड, सब ध्यान रखेंगे। ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। ये जो आगे की तरफ आपको रेड कलर की शो हो रही होगी, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, सबको दिख रहा है? ये रेड वाली हड्डी, ये जो है आपकी हायोइड है। ये आपके टंग से जुड़ी होती है, मुंह में यहाँ टंग होती है ना, इसी टंग से जुड़ी होती है आपके हायोइड बोन। क्लियर है? या आप बोल सकते हैं टंग आपके हायोइड बोन से जुड़ी होती है। समझ में आ रहा है? ये दिख रही है सबको सामने ये चीज, तो ये हो गई। और ये होती है ईयर ऑसिकल। अब ईयर ऑसिकल देखिए, आपके ईयर में, आपके कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया है ना, मेलस, इनकस और स्टेप्स। अब जरा देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, सब नोट डाउन करेंगे। देखिए ये जो मेलस है, ये कुछ हथौड़े जैसा नहीं लग रहा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये मेलस, ये हथौड़े जैसी नहीं लग रही है।
हथौड़े से नहीं, हैमर से धम धम मारते हैं, किसी चीज को ठोकते हैं, लग रही है ना। इसको हैमर भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम हैमर भी है। क्या है? हैमर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, हिंदी में मुगदर बोलते हैं, मुगदर। ठीक। मैलस इनकस स्टेप्स, मिस से याद रखेंगे आप, मिस। ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके कान में पाई जाती हैं, कान की हड्डियां हैं, 3 हड्डी कान में पाई जाती हैं, मैलस इनकस और स्टेप्स। मैंने ईयर पढ़ाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है उसमें आपको। ठीक। मैलस का शेप कुछ कुछ आपको हैमर की तरह, हथौड़े की तरह दिखाई देगा, इसलिए मैलस को आपके हैमर भी बोला जाता है, हैमर, मुगदर। ठीक है, हथौड़ा भी बोला जाता है, मतलब मुगदर बोला जाता है। अब इनकस देखो, इनकस आपको वैसा नजर आएगा, ये कुछ ऐसा पोर्शन नजर आएगा। आपने जूता बनाने वाला देखा है? जूता जो कॉबलर जूता बनाते हैं, जूता वगैरह सही करते हैं, जिस पर वो रख के जूता घिसता है, सही करता है, कभी ध्यान दिया है? जूता बनवाने जाते हो, ये देखो उसी तरीके का लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? ये वाला शेप लग रहा है ना। इसको आपके एनविल बोलते हैं, निहाई। इसका एक और नाम है एनविल, हिंदी में बोलते हैं निहाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं स्टूडेंट, लिख लीजिए आप ध्यान से। एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, आप ध्यान से लिखिए। मैलस को आपके हैमर भी बोलते हैं, इनकस को आपके एनविल भी बोलते हैं। अब ये देखो स्टेप्स वाला, देखो आप लोग, ये जैसा घोड़ा देखा है आपने? घोड़ा, घुड़सवारी की है कभी किसी ने? नहीं की है तो आपने पिक्चर में या किसी में देखा होगा, जिस पर पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर, वैसी शेप नहीं है इनकस की। ये आपके स्टेप्स है। सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। स्टेप का शेप देखिए आप, ऐसा नहीं होता है कुछ, इस पे पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर, देखा होगा आप लोगों ने पिक्चर वगैरह में। इसलिए इसका नाम आपके रकाब या स्ट्रिप भी बोला जाता है। ऐसे इंग्लिश में स्टेप्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रिप। सही लिखी है स्पेलिंग मैंने? हाँ सही, नहीं गलत लिखी है। STRR आएगा आई थिंक, STI, स्टिरप, स्टिरप, STIRRUP, स्टिरप भी बोलते हैं स्टेप्स को। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रकाब। हिंदी क्या, ये तो मुझे उर्दू वर्ड लग रहा है ना, रकाब। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को? इनके शेप के अकॉर्डिंग भी इनका एक नाम और है। मैलस को आपके हैमर बोलते हैं, इनकस को आपके एनविल बोलते हैं। ठीक। और स्टिरप आपके स्टेप्स को बोलते हैं। जो स्टेप्स हड्डी है, ये आपकी जो स्टेप्स हड्डी है, ये कान में पाई जाती है, और ये शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। इसका एक और नाम है स्टिरप। तो कभी कभी एग्जामिनर स्टेप्स ना देके स्टिरप देते, और फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, दैट्स वाई मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक। कान में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो मैलस ही है, और ये इसी तरीके से होते हैं, लाइक दिस, ऐसे होती है इनकी संरचना। मतलब मैं तो एक ये बना रही हूं, और ये इस पे गिरती है, ये इस पे गिरती है, और फिर ये स्टेप्स जो है, अंदर एक कॉकलिया नामक इस तरीके से घेंगी जैसी आकृति होती है, घेंगा जैसा लगता है, घोंगा, घोंगा नहीं होते घोंगे, स्नेल्स जो चलते हैं, स्नेल्स जैसी आकृति होती है कॉकलिया, इसी पर जाकर जो है स्टेप्स आपके लगता है, तब जो है कान में आपकी आवाज आपको सुनाई देती है, क्योंकि वहां से नर्व जुड़ी हुई हैं जो कहाँ जाती हैं? जो ब्रेन तक जाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये समझ में आ गया सबको? तो ये 3 हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? आपके कान में। कौन कौन सी? मैलस, इनकस, स्टेप्स। मैलस को हैमर भी बोलते हैं, हैमर मतलब आपके हथौड़ा या मुगदर। एनविल बोलते हैं आपके इनकस को, और स्टेप्स को बोलते हैं स्टिरप्स। क्या बोलते हैं? स्टिरप्स। क्लियर? स्टिरप। नेक्स्ट देखिए, ये कान है स्टूडेंट, मैंने कल पूछा भी है कान से क्वेश्चन। ये है आपके एक्सटर्नल ईयर, एक आपके होता है मिडल ईयर, और एक आपके होता है इंटरनल ईयर। आप लोग वीडियो देखेंगे कौन सा वाला, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे सेंस ऑर्गन, जिसमें मैंने पढ़ाए हैं। मैं टेलीग्राम पे लिंक भी दे दूंगी, वो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? कान में हड्डी किस भाग में पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम पे पूछा है। कान में जो हड्डियां हैं वो किस पोर्शन में पाई जाती हैं कान के? वो मध्य कान में पाई जाती हैं। ये देखिए, ये आपके एक्सटर्नल ईयर है, इसको पिना बोलते हैं, इसको पिना बोलते हैं। यही आपके कार्टिलेज का बना होता है, ये कान आपके कार्टिलेज का बना होता है। ये है आपके मिडल ईयर, ये है मिडल ईयर, और ये रही आपकी तीनों हड्डियां दिख रही हैं। और ये है इंटरनल ईयर, जिसमें ये कॉकलिया होते हैं, ऐसे घेंगे जैसी आकृति होती है, घोंगा जैसी। क्लियर है? तो कान में हड्डियां आपके मध्य कान में, मिडल ईयर में पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम।
अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आ गए हम, अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आ गए हम, क्यों? रिब्स किधर गई और वर्टिबल कॉलम किधर गई? मैंने जोड़ी नहीं। हो, वर्टिबल कहाँ है? वर्टिबल कहाँ है? वर्टिब्रल कहाँ है? और रे 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 रे, मैंने ऐड ही नहीं करी, रिब्स कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं ऐड ही करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी वो इमेज, ठीक है? मैं ऐड करना भूल गई, कोई बात नहीं। यहाँ समझ लेते हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है? रिब्स में आपके 12 12 पाए जाते हैं, एक साइड 12, दूसरी साइड 12, टोटल 24 होती हैं। और बीच वाली ये जो हड्डी होती है स्टर्नम बोन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? स्टर्नम। देखिए गिन लीजिए, ये यहाँ से गिनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 हो गए। ये वाली भी भाई आपके रिब्स है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके जो हैं जोड़े पाए जाते हैं। रिब्स के 12 जोड़े होते हैं टोटल। अगर आपसे पूछे तो 24 हड्डियां होती हैं आपकी, किसमें? रिब्स में, पसलियों में, जो आपके लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, यहीं पर किडनी होती हैं ये, किडनी को, सबको सपोर्ट करती हैं, सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं। और जो जहां पे ये जुड़ती हैं, जिस हिस्से पर आकर ये जुड़ती हैं आगे की तरफ, आगे ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, बैक में ये वर्टिब्रल से जुड़ी होती हैं, ठीक है? आगे ये किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से। ये वाली हड्डी आपके स्टर्नम कहलाती है। और पीछे की तरफ देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, रीढ़ की हड्डी जा रही है, पीछे की तरफ जो है ये आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। नीचे जो दो हैं आपके, वो देखिए आगे को आके खोखली हो जाती हैं, आगे नहीं जुड़ती, क्योंकि यहीं पर आपकी किडनी होती है, इस वजह से ये यहाँ पर जो है आगे की तरफ जुड़ती नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, वर्टिब्रल तो मैंने जोड़ा ही नहीं, वर्टिब्रल कॉलम में लगाना ही भूल गई, अब कोई बात ही नहीं है, पता नहीं मेरा भी दिमाग कहाँ रहता है। हालांकि वर्टिब्रल कॉलम भी यहीं पर बता देती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम ये आपके रीढ़ की हड्डी है, ये बैक से आपको, ये तो आपको फ्रंट से दिखाई दे रही है, मैं इसके फोटोज आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी बैक से भी। और इसमें जो है आपके बचपन में 33 हड्डियां होती हैं, ये आप लिख लीजिए। बचपन में छोटे बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं, और वयस्कों में धीरे धीरे ये आपके 26 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 26। तो आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम खत्म होता है स्टूडेंट। एक्सियल, एक्सियल मतलब आपकी जो अक्षीय था, अक्षीय में कितनी हड्डियां थी? 80 हड्डियां। किस किस से मिलके बनता है आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम? आपके स्कल से मिलके बनता है, ये है स्कल में, स्कल में इतनी हड्डी पाई जाती है। स्कल में 8 क्रेनियल बोन्स, 14 आपके चेहरे की हड्डी, 3 आपके कान की हड्डी और 1 आपकी हायोइड बोन। ये इसके टोटल कितना हो गया आपके? 29 बोन। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है आपसे, कान की हड्डी और हायोइड नहीं पूछते हैं, ठीक है, और ऑप्शन दे देते हैं 22, तो वो आपसे 14 फेस की हड्डी और 8 क्रेनियल हड्डी को मिलाकर कभी कभी एग्जामिनर 22 हड्डी भी ऑप्शन में दे देते हैं। लेकिन स्कल में टोटल होती कितनी है? 29, क्योंकि कान की हड्डी और हायोइड को भी इसी में ऐड किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा आपके रिब्स में कितनी होती हैं? रिब्स में आपके 24 हड्डियां होती हैं, और एक आपके हो गए स्टर्नम, तो टोटल हो गई 25। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं? बचपन में 33 और आपके बड़ों में 26। अब आ जाते हैं आपके अपेंडिकुलर पे। अपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो कि आपके बाहर की तरफ है, या आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहा है जितना भी, वो अपेंडिकुलर है। तो अपेंडिकुलर में आपके हाथ की हड्डी होती है, एक हाथ में 30 होती है, दोनों में कितनी होती है? 60 हड्डियां होती हैं, ठीक? वैसे ही आपके अपेंडिकुलर में नीचे का हिस्सा होता है पैर, ये पैर। तो पैर में आपके एक पैर में होती है 30 हड्डी, दूसरे में भी होती है आपके 30, तो 30 का गुणा कर लो 2, टोटल होती है 60 हड्डी, ठीक है? तो हाथ में 60, दोनों हाथों में कितनी हड्डी हो गई? 60, और दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60, 120 हो गई, 120 हो गई, नहीं होगी? लेकिन टोटल अपेंडिकुलर में आपके होती है 126 हड्डियां। अभी बता रही हूं कहाँ है 126। देखिए, ये जो जुड़े हैं हाथ, जहां से ये जुड़े हैं ना हाथ आपके, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर आपके 4 हड्डियां होती हैं। इसको आपके बोलते हैं स्टूडेंट्स पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है? पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल में क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में 2 तो आपके स्कैपुला होते हैं, ये आपके स्कैपुला है, ये वाला पोर्शन स्कैपुला है, और ये ब्यूटी बोन होती है, ये वाली ब्यूटी बोन होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, आप छू के देखिए, आपकी ब्यूटी बोन आपको दिख रही होगी, या हाथ में महसूस हो रही होगी। पतले लोगों में तो बहुत ज्यादा दिखती है ब्यूटी बोन, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। और ये स्कैपुला, स्कैपुला देखिए आप लोग, एक तरफ से तो आपके हाथ से जुड़ा है, यहां से आपके हाथ से जुड़ा है, और एक तरफ आपके ये रिब्स पे यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है? जिससे आप, ये जो शोल्डर वाला जो है हिस्सा आपका, ये आपका स्कैपुला होता है। स्कैपुला को और इस ब्यूटी बोन को, दोनों को एक साथ जो है वो आपके बोला जाता है स्टूडेंट्स पेक्टोरियल गर्डल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, गर्डल बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है?
आप ऐसे ध्यान रखिए, आपके अपेंडिकुलर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? 3। एक तो आता है आपके गर्डल, ठीक है। गर्डल 2 होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला गर्डल होता है आपके पेक्टोरल, और एक होता है आपके पेल्विक गर्डल। भाई पैर भी तो जहां से जुड़ रहे हैं वो हिस्सा पेल्विक गर्डल, और हाथ जहां पे जुड़ रहे हैं वो हिस्सा होता है आपके पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, समझ में आ गया। और पैर जहां जुड़ते हैं, पैर वाली हड्डियां जहां पे जुड़ती हैं आपके कूल्हे पे जुड़ती हैं ना, उसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो एक तो होता है आपके गर्डल, एक होती है आपके हाथ की हड्डी हैंड बोन्स, ठीक। हैंड बोन्स आपके होती हैं 60, दोनों हाथों की मिला के 60। एक लेग बोन्स होती हैं, लेग बोन्स होती हैं आपके 60, और ये गर्डल्स आपके हो जाएंगी 2 2 4 2 6, टोटल हो जाएंगी 6, ठीक है भाई। 2 ये हो गई, 2 ये पेल्विक हो गई, और 2 आपके ब्यूटी बोन, 6 हो गई, 126 हड्डियां। तो टोटल हड्डी जो होती है अपेंडिकुलर में वो आपके होती हैं 126। कितनी होती है? 126। और 80 हड्डी किस में होती है? आपके एक्सियल में। अब यहां देख लीजिए, हैंड बोन सबको याद करनी है, मेरे साथ सब बोलेंगे। हाथ की हड्डी कितनी होती है? एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30। बोलेंगे सब मेरे साथ, अपना अपना हाथ छुएंगे सब, ऊपर से कंधे से छुएंगे। कंधे से जो हड्डी आपके ये कोहनी तक आ रही है कहलाती है ह्यूमरस, फिर होती है रेडियस, फिर होती है अल्ना। तो बोलो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई वाली हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स, का से कलाई, का से कार्पल्स। तो बोलेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। जो आपका ये हाथ है जहाँ पे मेहंदी रचाते हो, को जो आपके कोहनी से मिलकर के जो आपकी कलाई तक का हाथ है, वहां पे 2 हड्डियां होती हैं, ऊपर सिंगल होती है ह्यूमरस, यहाँ 2 होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो क्या बोलेंगे सब? ऊपर से बोलेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। आगे वाली जो ये आपकी कलाई है, कलाई, ये जो इस कलाई के आगे क्या होता है? हथेली होती है ना, हथेली, हथेली ये होती है मेटाकार्पल्स। और फिंगर्स को बोलते हैं फैलेंगस। क्या बोलते हैं? फैलेंगस। फिंगर्स वाली हंडिया को क्या बोलते हैं? फैलेंगस। क्या बोलते हैं? फैलेंगस। तो सब याद करेंगे। ह्यूमरस कितनी होती है? तो एक इस हाथ में, एक उस हाथ में, टोटल 2 होती हैं। आप याद करेंगे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंगस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंगस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंगस। कलाई में कार्पल्स, पैर में टार्सल। कलाई में कार्पल्स, पैरों में टार्सल। टांगे होती है ना, टांगों से टार्सल, कलाई से कार्पल्स। क्लियर हो गया? तो टोटल कितनी हड्डी हो जाती है दोनों हाथों की मिला के? 60 हड्डी, ठीक। ह्यूमरस एक होती है एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी एक होगी, टोटल 2 होंगी, ठीक। रेडियस अल्ना कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। भाई एक में 2 है तो दूसरे में भी 2 होंगी। आगे देखिए, लेग बोन देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी, तो बोलिए फीमर। फिर यहाँ पे गोल गोल हड्डी होती है, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला कहाँ होती है? घुटने में होती है। और पटेला किसकी हड्डी है? पटेला आपकी टांग की हड्डी है। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, पटेला हड्डी कहाँ की होती है? पटेला आपके टांग की हड्डी है, ठीक है। इसके नीचे जैसे हाथ में रेडियस अल्ना थी, पैर में होती है आपके टिबिया फिबला। क्या होती है? टिबिया फिबला। पैर, हाथ में आपके जहाँ पे आप कोहनी से लेकर के कलाई तक के में 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। पैर में आपके क्या है? टिबिया फिबला, टिबिया फिबला। तो फीमर, जांग की हड्डी, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है आपके। फिर गोल गोल घुटने में यहाँ पे क्या आ जाता है? घुटने में आपके क्या आ जाती है? पटेला। फिर नीचे क्या है? टिबिया फिबिया, टिबिया फिबिया, टिबिया फिबिया, टिबिया फिबिया, सब बोलेंगे, ठीक है। टिबिया फिबला, टिबिया फिबला, फिबिया नहीं, टिबिया फिबला। और फिर मैंने बताया ना, कलाई से कार्पल्स, टांगों में है टार्सल। कलाई से कार्पल्स, टांगों में है टार्सल। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंगस। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंगस। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंगस। ऊपर क्या था? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंगस। उंगलियों को फैलेंगस ही बोलते हैं। हाथ की उंगलियों की हड्डियों को भी फैलेंगस बोलेंगे, पैर की अंगुलियों की हड्डी को भी फैलेंगस बोलेंगे। टांग में टार्सल, कलाई में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स, और टांग के आगे वाले हिस्से में मेटाटार्सल। समझ में आ गया सबको इतनी चीज? तो यहाँ भी टोटल कितनी हड्डी होती है आपके? 60 हड्डी। भाई एक में 30 तो दूसरे में भी 30, टोटल 60 हड्डी होंगी। 2 पैर है हमारे। अब ये जो जुड़े हैं पैर आपके, मैंने बताया ये क्या हिस्सा कहलाता है आपके? पेल्विक ग्रिडल, गर्डल, ग्रिडल नहीं, पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो ये कितनी है? 2 है, दिख रही है 2 आपको? भाई एक टांग आपके इधर से जुड़ी है, एक टांग आपके इधर से जुड़ी है, तो 2 तो यहाँ हो गई, ठीक। और 2 आपके होती हैं, ये देखिए शोल्डर गर्डल में, देखिए आप 2 जहां से आपके शोल्डर है, जहां से आपके हाथ जुड़ रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से आपके रिप्स जुड़ रही हैं, और दूसरी ये आपके ब्यूटी बोन, ठीक। 4 आपके यहाँ होती हैं, 4 आपके यहाँ होती हैं। भाई एक साइड एक, एक साइड एक, एक साइड एक, एक साइड एक, 4 आपके यहाँ होती है। तो 4 और एक ये पेल्विक गर्डल 2, 6, ठीक। तो 60 60 120 और 6 126 हड्डी हो गई आपके। क्लियर? ये आपके बोन्स स्केलेटन सिस्टम यहाँ खत्म होता है। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? इसको देखिए गर्डल बोलते हैं, मैंने लिखा है। गर्डल 2 होते हैं, कौन कौन से?
एक होगा आपके पेक्टोरियल, पेक्टोरल होगा, गिव मी अ मिनट, पेक्टोरल, पेक्टोरल आपके हाथ में होता है, ठीक है। और नीचे पेल्विक है, पेल्विक रीजन है नीचे, तो नीचे पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल में 2 हड्डी होती हैं, ये दिख रही है, ये कूल्हे वाली हड्डी। और पेक्टोरल में 4 होती हैं। क्यों 4 होती हैं? क्योंकि यहाँ एक तो शोल्डर बोन भी है, इसके साथ साथ ब्यूटी बोन को भी जोड़ा जाता है, ये ब्यूटी बोन में जोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये 4 होती हैं। पेक्टोरल कितनी होती हैं? 4। पेल्विक कितनी होती हैं? 2। 4 2 6। और आपके 60 पैर की, 60 हाथ की। सब एक बार फिर से दोहरा लेंगे। ह्यूमरस मैं पूछूंगी कहाँ होती है, तो हाथ में होती है, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस मेटाकार्पस फेलिंगिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस मेटाकार्पस फेलिंगिस, मुझे तो ऐसे याद हो चुके हैं ये। पैरों में चलिए, फीमर पटेला, फीमर टिबिया, पटेला बाद में आएगी, नहीं फीमर पटेला ही तो आएगी, हाँ बिल्कुल, फीमर पटेला, पटेला गोल गोल वाली हड्डी होती है घुटने की, सब बोलेंगे फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। टार्सल मेटाटार्सल फेलिंगिस, टार्सल मेटाटार्सल फेलिंगिस, ठीक है। टांग से टार्सल तो याद रहेगा सबको, और कलाई से कार्पस याद रहेगा सबको, है ना। फीमर सबसे बड़ी जांग की हड्डी है ही। फीमर के नीचे पटेला, फिर टिबिया, फिर फिबुला। फीमर के बाद पटेला, फिर टिबिया, फिर फिबुला, सबको याद रहेगा। टिबिया कहाँ की हड्डी है? टांग की हड्डी है। रेडियस अल्ना कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? स्टर्नम बोन कौन सी है? स्टर्नम बोन ये है भाई, जहां पर आपके फ्रंट में रिब्स जुड़ रही हैं, ये स्टर्नम बोन है, ठीक। ये पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ रही हैं रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं? टोटल कितनी होती हैं? 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। एक साइड कितनी? 12। दूसरी साइड कितनी? 12। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम टीजीटी में कंकाल तंत्र आता है कि नहीं आता है? प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि टीजीटी में कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम गाइस, किसी को भी? ये क्लियर हो गई, ईयर बोन क्लियर हो गई, इसके तीनों के नाम पता चल गए। 3 नए नाम मैंने आपको बताए हैं, हैमर, एल्विल और आपके जो है स्टिरअप, समझ में आ गया। चलिए, हायोइड समझ में आ गई। हायोइड जो बोन है ये है, ये वर्टिब्रल है, हायोइड ये है, क्लियर है, ऐसे यू शेप जैसी बोन है, क्लियर। एक्सियल समझ में आ गया, अंदर वाला एक्सियल है, बाहर वाला एपेंडिकुलर है। एपेंडिकुलर को आपके उपांगीय बोलते हैं और एक्सियल को, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? आपके अक्षीय बोलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में ही नाम याद कर रखना, किसके? हड्डियों के, वरना आप परेशान हो जाओगे हिंदी में। हिंदी में बहुत कठिन नाम है, बहुत ही हार्ड नाम है, हर एक हड्डी का नाम बहुत कठिन है, क्लियर है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर जो है ये वीडियो का रैप अप कर रही हूँ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। स्केलेटन सिस्टम, बोन एनाटमी भी आपको क्लियर हो गई होगी। लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, पीला अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, कौन सा रक्त के निर्माण में सहायक है, तो लाल अस्थि मज्जा रक्त के निर्माण में सहायक है। कौन सा भाग है लाल अस्थि मज्जा का, तो आपके एपिफाइसिस। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, बी रेडी। ओके ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आपको नेक्स्ट जॉइंट्स पढ़ा दूंगी, क्योंकि जॉइंट्स मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं पढ़ाए हैं, तो जॉइंट्स पढ़ाने बहुत जरूरी है, जॉइंट से क्वेश्चन आता भी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।